आप सभी प्रतियोगी छात्रों का हम आज की कक्षा में स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा प्रवक्ता परीक्षा में पूर्व के वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के हल का। हम यहाँ हल करा रहे हैं नागरिक शास्त्र विषय में पूर्व में आए हुए प्रश्नों के हल का। वर्ष 2002 के प्रथम भाग में हम सभी लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 30 का अध्ययन कर लिया है। आज हम प्रश्न संख्या 30 से लेकर के प्रश्न संख्या 60 को देखेंगे कि वे परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न हैं जो आए हुए हैं, उनका सर्वमान्य और मानक हल क्या है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 31 है 31 कि निम्नलिखित में से कौन राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। 4 विकल्प हैं, व्यक्तिवादी, बी अराजकतावादी, सी आदर्शवादी और डी समाजवादी। तो यहाँ राज्य को आवश्यक बुराई जो लोग मानते हैं वह है व्यक्तिवादी। तो यहाँ जो उत्तर सही होगा वह होगा व्यक्तिवादी। व्यक्तिवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति के मामलों में राज्य के हस्तक्षेप को अस्वीकार करती है। यानी यह विचारधारा मानती है कि व्यक्ति अपने मन का मालिक स्वयं है, वह अपने विवेक से जो कुछ निर्धारित करे वह करने में स्वतंत्र हो, राज्य उस पर किसी तरह का हस्तक्षेप ना करे। यहाँ पर 4 विकल्प और हैं। ये अराजकतावादी जो है ये राज्य का ही अंत चाहते हैं, राज्य का अंत चाहते हैं। इनका मानना है कि राज्य का ना होना यानी राज्य ना रहे तो व्यक्ति का जीवन ज़्यादा ठीक रहेगा। आदर्शवादी जो हैं ये राज्य के हस्तक्षेप की बात करते हैं, चूंकि इनका मानना है कि व्यक्ति अपने मामलों को ठीक ढंग से संचालित नहीं कर सकता है, अतः व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। समाजवादी जो हैं ये भी जो है राज्य के लोकतांत्रिक स्वरूप की बात करते हैं, या अगर इस पे मार्क्सवादी अगर के दृष्टिकोण से देखा जाए, ये भी एक ऐसी स्थिति की कल्पना करता है मार्क्स जब राज्य नहीं होगा। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवादी जो हैं वो राज्य को जो है आवश्यक मानते हैं, आवश्यक मानते हैं। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं कि व्यक्तिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। यहाँ पर देखिए, यह आवश्यक बुराई क्यों है? क्योंकि यह व्यक्ति की आज़ादी यानी स्वतंत्रता को क्या करता है? कम करता है, सीमित करता है। राज्य आवश्यक क्यों है? राज्य आवश्यक इसलिए है कि व्यक्ति और समाज को सुरक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए राज्य आवश्यक है। अगर राज्य नहीं होगा तो समाज में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी, हर एक का जीवन संकट में हो जाएगा। व्यक्तिवादी मानते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन का
अपने शरीर, अपनी आत्मा का नियंता स्वयं है। राज्य को व्यक्ति के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। थॉमस पेन नामक एक विद्वान है, थॉमस पेन। इस विद्वान की पुस्तक का नाम है कॉमन सेंस। इसी पुस्तक में उसने कहा था कि अपनी सर्वोत्तम स्थिति में राज्य एक आवश्यक बुराई है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो व्यक्तिवादी हैं। प्रमुख व्यक्तिवादी जो विचारक विद्वान हैं जैसे लॉक, एडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर आदि इनमें प्रमुख हैं जो व्यक्तिवादियों की श्रेणी में आते हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। फांसीवाद का जन्म हुआ। फासिज्म का जन्म कहाँ हुआ? 4 विकल्प: ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, रूस। तो यहाँ पर जो उत्तर सही होगा वह होगा इटली। फांसीवादी एक ऐसी विचारधारा है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इसके बाद कहाँ पनपी? इटली में। किसके नेतृत्व में पनपी? मुसोलिनी के नेतृत्व में यह विचारधारा पनपी। और चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो इटली था वह विजित राष्ट्रों में था, किंतु वर्साय की संधि में उसे उपेक्षित किया गया था। और जो मुसोलिनी है इसका जो झंडे का रंग है वह है काला। और जो फांसीवाद है यह फेसियो शब्द से निकला है। किससे? फेसियो। और यह फेसियो का अर्थ होता है लकड़ी का गट्ठर। तो आइए हम देखते हैं फांसीवाद के बारे में। फांसीवाद यानी फासिज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसका जन्म कहाँ हुआ? इटली में हुआ। हमने बताया कि यह फांसीवादी विचारधारा मुसोलिनी से संबंधित है। यह विचारधारा उग्र राष्ट्रवाद यानी एक तीव्र राष्ट्रवादी विचारधारा है तथा यह सर्वाधिकारवाद में विश्वास रखता है। यह विवेक विरोधी, भावना प्रवण तथा इसमें निगमवाद का समर्थन है। स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और साम्यवाद का यह विचारधारा विरोधी है। यह युद्ध प्रिय है, सैन्यवादी है। इसमें प्रचारवाद को मान्यता दी जाती है। यह नस्ली भेदभाव में यानी नस्लों के आधार पर, प्रजातियों के आधार पर उत्कृष्ट और निकृष्ट में भेदभाव करता है। विशेष रूप से जो नाजीवादी विचारधारा थी, जो जर्मनी में, कहाँ? जर्मनी में, इटली में पनपी, जो जर्मनी में पनपी, यह नाजीवादी विचारधारा हिटलर, इसका नेतृत्व करता कौन था? हिटलर था। जिसमें संघर्ष हुआ था आर्य या जर्मन उच्च नस्ल और यहूदी। यहूदियों को उसने गैस चैम्बर में मार दिया था।
प्रश्न संख्या 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नौकरशाही का नहीं है। नौकरशाही का अर्थ होता है मेज का शासन। ब्यूरोक्रेसी एक फ्रांसीसी शब्द है। यह अधिकारियों कर्मचारियों का ऐसा स्वरूप जिससे प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जाती है। कहता है कि इसमें कौन सा नौकरशाही का लक्षण नहीं है। पहला है अस्थायित्व, दूसरा है तटस्थता, तीसरा है अक्षमता और तीसरा है अनामता। तो इसमें जो है अक्षमता, यही उत्तर सही है, क्योंकि नौकरशाही में सक्षमता होती है। क्या? सक्षमता यानी विशेषज्ञता, विशेषज्ञता होती है। अस्थायित्व का मतलब होता है कि नौकरशाही में एक निश्चित प्रक्रिया के तहत जो व्यक्ति चुन करके आता है उसका पद, वह पद पर एक निश्चित आयु तक बना रहता है। तटस्थता का यहाँ तात्पर्य होता है कि जो नौकरशाह होता है उसे किसी दल की भी सरकार हो, उस दल से उसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं होती है, वह दलों के साथ अपना गठजोड़ नहीं करता है। दल कोई भी सरकार बनाए, हर सरकार के साथ तटस्थता के साथ वह रहता है और सहयोग करता है। अनामता यानी उसका नाम नहीं होता है, वह नाम के पीछे, कहने का तात्पर्य है कि सरकारों का नाम होता है ना कि नौकरशाहों का, वे फ्रंट पर नहीं आते हैं। देखिए नौकरशाही वास्तव में है क्या। किसी भी राज्य में नौकरशाही वह प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें शासन प्रशासन का संचालन नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। नौकरशाही जो शब्द है यह फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो और क्रेट्स से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य होता है, ब्यूरो का मतलब होता है दफ्तर और क्रेट्स का अर्थ होता है शक्ति। जो नौकरशाही है इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं कि नौकरशाही जो कार्य करती है वस्तुतः यह नियम कानून पर शासन करती है। यह मनमाने तरीके से व्यवहार नहीं करती है। कुछ नियम कानून निश्चित होते हैं जो जिसके आधार पर नौकरशाही अपना कार्य करती है। दूसरा पद सोपान, हायरार्की होता है नौकरशाही में। ऊपर उच्च अधिकारी होता है, उच्च अधिकारी, उसके नीचे उससे नीचे अधिकारी होता है। इस तरह से ऊपर से नीचे तक एक पद का जो है सीढ़ी होता है जिसके आधार पर नौकरशाही काम करती है। नौकरशाह जो होते हैं वे विशेषज्ञ होते हैं, वे अपने विषयों में वे ज्ञान से परिपूर्ण सक्षम होते हैं। अपने विषय में क्या होते हैं? वे ज्ञानी होते हैं, अपने विषय के ज्ञानी होते हैं। वे निष्पक्ष होकर के व्यवहार करते हैं। कोई भी दल हो, कोई भी सरकार हो, किसी के साथ पक्षपात पूर्ण नहीं, अमीर गरीब के साथ समान रूप से व्यवहार नौकरशाही करती है। यद्यपि व्यवहार में स्थितियां अलग होती हैं। निरंतरता, नौकरशाही में निरंतरता, लगातार जो है कंटिन्यूटी बनी रहती है। यह योग्यता आधारित भर्ती होती है। ऐसा नहीं है कि मनमाने तरीके से भर्ती कर लिया जाए। भर्ती करने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के अधीन नौकरशाह भर्ती किए जाते हैं। और जिस पद पर नौकरशाह होते हैं उसके लिए उनको कुछ उनके कर्तव्य होते हैं और वे कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। उन कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का वो पालन करते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, दबाव समूह को तीसरे सदन का नाम
प्राप्त कर लिया, यानी दबाव समूह ने तीसरे सदन का नाम प्राप्त कर लिया है, ऐसा किसने कहा है? फाइनर, ब्राइस, डाइसी, लास्की। तो यहाँ पर उत्तर सही क्या होगा? फाइनर। फाइनर ने दबाव समूह को तीसरा सदन कहा था। बात यहाँ पर दबाव समूहों की हो रही है। दबाव समूह, दबाव समूह ऐसे संगठित हित समूह होते हैं जो शासन या सत्ता में भागीदारी न करके, भाग ना लेकर के शासन और सत्ता को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यानी दबाव समूह की जो विशेषताएं होती हैं, ये पहला होता है कि ये गैर राजनीतिक होते हैं। गैर राजनीतिक, सत्ता प्राप्त करने की इनकी इच्छा नहीं होती है। सत्ता प्राप्ति की इच्छा नहीं, किंतु ये सत्ता को प्रभावित करते हैं। सत्ता को प्रभावित, ये जो दबाव समूह हैं, ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके के होते हैं। औपचारिक जैसे तमाम श्रमिक जो दबाव समूह हैं, वे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जैसे। अनौपचारिक किसी विशेष मुद्दे पर ये जन्म लिए और फिर समाप्त हो गए। व्याख्या को देखिए कि दबाव समूह हित आधारित संगठन होते हैं। इन जितने भी दबाव समूह होंगे, उनके कोई ना कोई अपने हित अवश्य होंगे, चाहे वो पर्यावरण के संबंधित हित हों, चाहे वो विकास के संबंधित हित हों या जातीय हित हों। ये दबाव समूह जो है हित आधारित संगठन होते हैं और ये सत्ता प्राप्ति का प्रयास नहीं करते हैं। ये ना तो चुनाव लड़ते हैं, ना तो चुनाव में जाते हैं, ना ही सरकार बनाते हैं और ना ही सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, बल्कि इनके जो हित होते हैं, इन्हीं हितों के सापेक्ष वे सरकारों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। और हित समूह जो होते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी लोकतंत्र के प्रमुख अंग होते हैं। जो दबाव समूह हैं, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को जान लेने के बाद आप दबाव समूह संबंधी प्रश्न को हल करने में सक्षम हो जाएंगे। जो दबाव समूह होते हैं, इनको सत्ता प्राप्त करने का लोभ नहीं होता है, इनका लक्ष्य सत्ता को प्राप्त करने का नहीं होता है। ये हित आधारित संगठन होते हैं। समाज में अलग अलग जाति, समुदाय, वर्ग के लोग रहते हैं। हर वर्ग की, हर लोगों की आवश्यकताएं अपनी अलग अलग होती हैं, अलग अलग मुद्दे होते हैं। उन्हीं मुद्दों के हिसाब से हित समूह बनते हैं और वे उन्हीं हितों के लिए काम करते हैं। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं। कुछ हित समूह संगठित होते हैं, जैसे मजदूरों का संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक औपचारिक हित समूह है जो मजदूरों के हितों के लिए काम करता है। कुछ ऐसे दबाव समूह जो किसी विशेष मुद्दे के लिए उभरते हैं और वे अनौपचारिक तरीके से कार्य करके समाप्त हो जाते हैं। ये जो दबाव समूह होते हैं, ये प्रेशर डालने की नीति, दबाव समूह दबाव डालने की नीति अपनाते हैं, जैसे ज्ञापन दे करके।
यानी हमारी ये मांगे हैं, ये हमारा ज्ञापन है। इस ज्ञापन के माध्यम से आप हमारी समस्याओं को सुनिए। ये विरोध और प्रदर्शन करते हैं, लॉबिंग करते हैं, हड़ताल करते हैं और इस माध्यम से जनमत को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। और अगला जो हित समूहों का विशेषता है, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रमुख अंग होते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र ना तो ईश्वर की रचना और ना ही श्रेष्ठ शारीरिक बल का परिणाम, न प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है और ना ही परिवार का विस्तार मात्र है। यह कथन किसका है? मैकाइवर, गार्नर, गेटल, मॉर्गन। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है गार्नर। इस प्रश्न में राज्य या फिर राष्ट्र के उत्पत्ति की बात कही गई है। उत्पत्ति की बात कही गई है। राज्य की उत्पत्ति के राजनीति विज्ञान में कई सिद्धांत हैं, जैसे नंबर 1 दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा सामाजिक समझौता संबंधी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, तीसरा पितृसत्तात्मक सिद्धांत, चौथा है मातृसत्तात्मक सिद्धांत, पांचवा है शक्ति सिद्धांत और छठा अंतिम है ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत। ये जितने भी सिद्धांत हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने पक्ष हैं, जो अलग अलग तरीकों से राज्य की उत्पत्ति का व्याख्या करते हैं। दैवी सिद्धांत मानता है कि राज्य जो है ईश्वर की कृति है, ईश्वर ने राज्य को जन्म दिया है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, राजा धरती पर ईश्वर की सांस लेने वाली मूर्तियां हैं, जनता को राजा के आदेशों का पालन करना चाहिए, राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, ना कि जनता के प्रति। सामाजिक समझौते के सिद्धांत मानता है कि मनुष्यों ने सहमति से एक समझौता किया और राज्य की उत्पत्ति हुई। पितृसत्तात्मक सिद्धांत मांगता है, जैसे हेनरी मेन आदि विद्वान यह मानते हैं कि यदि अध्ययन किया जाए तो परिवार में या प्रारंभिक समाजों में जो सत्ता होती है वह पिता की सत्ता होती है, और पिता की सत्ता जो होती है इसी का क्रमशः विस्तृत रूप कुटुंब, कुल, कबीला और राज्य बना। मॉर्गन, जैक्स आदि विद्वान मातृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं। ये मानते हैं कि प्रारंभिक जो समाज था, चूँकि माँ बच्चे को जन्म देती है तो पहले उसी का अपना कुटुंब बना, उसी की सत्ता बनी और उस सत्ता से आगे बढ़ते बढ़ते राज्य का विकास हुआ। और शक्ति सिद्धांत मानता है कि शक्ति और बल के आधार पर भूभागों को अपने अधीन ला करके राजाओं ने जो है शक्ति के आधार पर राज्य का निर्माण किया। इसलिए वाल्टेयर नामक एक विद्वान कहता है कि प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत मानता है कि राज्य का विकास एक निश्चित विकास की प्रक्रिया का पालन करते हुए हुआ है, जिसमें जो है रक्त संबंध
शक्ति और अन्य सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना आदि तत्वों का योगदान रहा है, जिससे राज्य का विकास हुआ है। आप देखिए व्याख्या में दैवी उत्पत्ति सिद्धांत क्या कहता है कि राजा ईश्वर का धरती पर प्रतिनिधि है। समझौतावादी मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के फलस्वरूप हुई है। शक्ति सिद्धांत मानता है कि बल प्रयोग के कारण हुई है। मातृसत्तात्मक सिद्धांत मानता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है वह मातृसत्तात्मक जो प्रारंभिक समाज था उससे हुआ था। मातृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक मैक्लेलॉन, मॉर्गन, जैक्स, वैशोफन आदि हैं। ऐतिहासिक सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि राज्य तो क्रमिक विकास का फल है। प्रश्न संख्या 36 है, क्या है? राज्य शब्द की पहली बार किसने प्रयोग किया है? राज्य अपने आधुनिक अर्थों में किस विद्वान ने प्रयोग किया? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हाब्स। तो इसमें जो मैकियावेली है, मैकियावेली ने ही आधुनिक अर्थों में राज्य का प्रयोग सबसे पहले किया। तो राज्य का व्यवस्थित प्रयोग किसने किया? मैकियावेली ने किया। और मैकियावेली इटली का विचारक है और राज्य शब्द का व्यवस्थित प्रयोग मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस में किया और द प्रिंस 1513 में लिखी गई है। मैकियावेली ने राजनीति को धर्म से पृथक किया। उसने बताया कि राजनीति और धर्म दोनों अलग क्षेत्र हैं। धर्म का क्षेत्र व्यक्ति से है और राजनीति का संबंध राज्य से है। और उसने राज्य शिल्प का सिद्धांत दिया। राज्य शिल्प का सिद्धांत दिया और बताया कि राजा को शक्तिशाली या केंद्रीकृत सत्ता के रूप में राजा को होना चाहिए। राजा को शक्ति का पुजारी होना चाहिए। किसका पुजारी? शक्ति का पुजारी होना चाहिए। प्रश्न संख्या 37 है कि निम्न में से किसका कथन है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? इस प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा विचारक है जो मानता है कि राज्य के जो 4 तत्व हैं, पहला तत्व जो राज्य का है वह है जनसंख्या। दूसरा तत्व जो राज्य का है वह है भूभाग। और तीसरा तत्व जो है सरकार। और चौथा तत्व जो है वह है जनसंख्या। निम्न में से कौन सा ऐसा विद्वान मानता है कि इस भूभाग के बिना भी राज्य हो सकता है? 4 विकल्प है, गार्नर, मैकाइवर, सीले और बिलोबी। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है सीले। कुछ विद्वान जैसे दुगवी, सीले और हाल, ये तीनों विद्वान मानते हैं कि जो भूभाग होता है, क्या? भूभाग, यह जो है राज्य का तत्व नहीं होता है। राज्य का तत्व नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। यह कथन किसका है? गार्नर, मैकाइवर, शीले, बिलोबी। तो यह कथन गार्नर का है। परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। राजनीति विज्ञान की जब परिभाषा की जाती है तो राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं या परिभाषा करते समय 3 तरीके से जो परिभाषाएं की जाती हैं। पहली परंपरागत परिभाषा, दूसरी आधुनिक परिभाषा और तीसरी समकालीन परिभाषा। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा है, परंपरागत
यानी ट्रेडिशनल जो परिभाषा है, प्रारंभ में जो है राज्य ही अध्ययन की इकाई माना जाता था। और इस परंपरागत परिभाषा में तीन तरह के विद्वान आते हैं। एक मानते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है, यह जो है किसका अध्ययन है? राज्य का अध्ययन है। कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं, राजनीति विज्ञान जो है यह सरकार का अध्ययन है। और कुछ विद्वान मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। राजनीति यानी पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स शब्द है, इसका हिंदी पर्यायवाची जो है वह राजनीति है। और यह जो पॉलिटिक्स शब्द है, यह यूनानी या ग्रीक भाषा के शब्द पोलिस से निकला है। पोलिस का अर्थ होता है नगर, राज्य यानी सिटी स्टेट। पोलिस का अर्थ नगर स्टेट होता है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है। राजनीति विज्ञान के जो परंपरागत परिभाषा है का हमने तीन वर्ग बताया। इसमें जो वर्ग मानता है कि राज्य का अध्ययन राजनीति विज्ञान है, उसमें जो प्रमुख नाम आते हैं ब्लंसुली, गार्नर, गैरिज, गुडनाव, एक्टन और डॉक्टर जकारिया। ये लोग मानते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वह राज्य का विज्ञान है। दूसरा वर्ग जो मानता है कि नहीं, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, इसमें प्रमुख लोग जो विद्वान हैं सीले, लीकाक आदि विद्वान आते हैं। तीसरा वर्ग जो मानता है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है, इसमें पॉल जैनेट, लास्की, डिमाक, गैलेट और गिलक्राइस्ट आदि विद्वान आते हैं। प्रश्न संख्या 39 है कि निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ए गिरके, बी हॉब्स, सी मेटलैंड और डी डीएच कोल। तो इसमें समर्थक नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पर हॉब्स जो है यह एकलवादी या फिर आप कह सकते हैं इसको विधवादी संप्रभुता का समर्थक है। जबकि गिरके, मेटलैंड और जीडीएच कोल ये तीनों लोग जो हैं ये बहुलवादी हैं। बहुलवादी का विचार है कि राज्य की जो शक्ति है वह केवल राज्य में नहीं बल्कि अन्य संघों, समुदायों और समूहों में बटी होती है। राजनीति विज्ञान में बहुलवाद जो विचारधारा है मुख्य रूप से संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विरोध में आया। गिरके और मेटलैंड नामक जो विद्वान हैं इन्हें बहुलवाद का समर्थक या प्रवर्तक माना जाता है। बहुलवाद यह मानता है कि जो संप्रभुता का मतलब होता है राज्य की सर्वोच्च शक्ति, जिसके आधार पर जो राज्य है वह आंतरिक और बाह्य रूप में स्वतंत्र होता है। तो
बहुलवाद कहता है कि राज्य जो है वो संप्रभुता का एकमात्र दावेदार नहीं है, बल्कि राज्य में अनेक समूह, समुदाय, संघ होते हैं जो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तथा जिसमें संप्रभुता को विभाज्य होनी चाहिए, यानी राज्य व्यक्ति के निष्ठा का एकमात्र स्रोत नहीं है। लास्की कहता है कि चूंकि इस स्टेटमेंट को आप याद रखिए, परीक्षाओं में अक्सर आता है, क्योंकि समाज का जो ढांचा है वह क्या है, संघात्मक है, संघात्मक। तो इसीलिए जो संप्रभुता है उसे भी संघात्मक होना चाहिए। तो बहुलवादी जो विचारक मुख्य रूप से हैं, इनमें नाम आता है लास्की का, लिंडसे का, बार्कर, गिरके, मेटलैंड, फिगिस, GDH कोल, क्रैब, पाल बांक्यूर, दुर्खीम, मिस फॉलेट और मैकाइवर। ये समस्त विचार, इन विचारकों के जो विचार संप्रभुता के संदर्भ में हैं वह बहुलवादी विचारक हैं। प्रश्न संख्या 40 है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है। 4 विकल्प जो दिए गए हैं, इनमें एक विशेषता ऐसी है जो संप्रभुता की विशेषता नहीं है, सर्वव्यापकता, अस्थायित्व, अविभाज्यता, जनसंख्या। तो इसमें जो डी उत्तर है, यह जो है संप्रभुता की विशेषता नहीं है। जनसंख्या जो है वह राज्य के जो 4 तत्व हैं उनमें से एक है। क्या? जनसंख्या। तो सर्वव्यापकता, अस्थायित्व और अविभाज्यता यह संप्रभुता का लक्षण या विशेषता है। संप्रभुता जो शब्द है यह लैटिन शब्द के सुपर और एनस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। डिग्वी कहता है कि संप्रभुता जो है वह आदेश देने की शक्ति है। बर्गेश नामक विद्वान संप्रभुता की परिभाषा देते हुए कहता है कि संप्रभुता मौलिक, असीमित और निरपेक्ष शक्ति है। बिलोबी नामक विद्वान बताता है कि संप्रभुता जो है वह राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। इस संप्रभुता की ऑस्टिन ने सबसे बेहतरीन परिभाषा दी है। संप्रभुता की कई विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है कि निरंकुशता, यानी जो संप्रभु शक्ति होती है वह पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट होती है, पूरी तरह से वह निरपेक्ष होती है, उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं होती है, वह पूरी तरह से निरंकुश शक्ति होती है। यह ओरिजिनलिटी इसमें होती है, मौलिकता होती है। संप्रभुता वह डुप्लीकेट नहीं होती है, वह बल्कि मौलिक शक्ति होती है, उसकी ओरिजिनलिटी होती है। सर्वव्यापकता, यानी राज्य में जो संप्रभुता है वह राज्य के संपूर्ण क्षेत्र पर फैली हुई होती है। अस्थायित्व, संप्रभुता स्थिर रहती है, सरकारें चली जाती हैं लेकिन संप्रभुता अपने स्थान राज्य में अस्थायी रहता है, यानी परमानेंस। अपृथक्करणिता, यानी राज्य से संप्रभुता को अलग नहीं किया जा सकता। संप्रभुता का अलग होने का मतलब है राज्य का नष्ट हो जाना। यह राज्य में अनन्य शक्ति होती है, अनन्य होती है, इसके समान कोई दूसरा नहीं होता है। एक्सक्लूसिवनेस और 7वां अविभाज्यता, इसमें इसके बंटवारा नहीं किया जा सकता है। राज्य में संप्रभुता एकल होती है, उसे विभाजित करने का मतलब हुआ संप्रभुता का नाश कर देना। प्रश्न संख्या 41 है कि राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा है। ए है जैक्स के नाम से, बी है सर हेनरी मेन के नाम से, सी लास्की के नाम से और डी
मॉर्गन के नाम से। तो इसमें आप देखिए प्रतिसत्तात्मक सिद्धांत का जो समर्थक है सर हेनरी मेन है और उत्तर भी सही है। प्रतिसत्तात्मक सिद्धांत वास्तव में है क्या? प्राचीन काल में समाज परिवारों का समूह था और परिवार ही समाज की प्राथमिक इकाई थी। प्रतिसत्तात्मक सिद्धांत यह मानता है कि जो समाज की प्राथमिक इकाई परिवार थी, उस परिवार का जो मुखिया पिता होता था उसी का परिवार में प्रधानता होती थी, उसी की चलती थी। प्राथमिक इकाई इस परिवार से जाति बनी और जाति से समुदाय बना और समुदाय से समाज बना और इसी समाज से कालांतर में राज्य का जन्म होता है। प्रतिसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक सर हेनरी मेन थे। उन्होंने इसकी पुष्टि के लिए हिब्रू जाति, आर्यों और रोमवासियों का उदाहरण लिया है। एक फ्रांसीसी विद्वान और था जिसका नाम दुगवी या डिगवी है, इसने भी प्रतिसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थन किया है। प्रश्न संख्या 42, लाक किस देश के थे? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन और डी स्वीडन। तो इसमें उत्तर सी ब्रिटेन, फ्रांस ब्रिटेन के निवासी थे। लाक का जो जन्म हुआ वह इंग्लैंड के प्योरिटन संप्रदाय में 1632 में हुआ था। जॉन लाक एक ऐसा विचारक है जिसे उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। इबस्टीन नामक विद्वान ने लाक पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि उदारवाद की आत्मा श्रेष्ठ रूप में जॉन लाक में प्रतिबिंबित हुई है। लाक ने प्राकृतिक अवस्था की बात की है। लाक की प्राकृतिक अवस्था सुख शांति और व्यवस्था की, विवेकशीलता की अवस्था थी। इस अवस्था में जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे प्राकृतिक अधिकार थे। इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए सामाजिक समझौते का सिद्धांत लाक देता है। समाज जो था वह प्राकृतिक नियमों से संचालित होता था, किंतु इस प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी, जैसे कुछ निश्चित, स्पष्ट, सुनिश्चित कानून नहीं थे। उन कानूनों की व्याख्या करने वाली, विवादों पर निर्णय देने वाली कोई शक्ति नहीं थी और जो निर्णय दिए जाएं उसे क्रियान्वित करने वाली भी कोई शक्ति नहीं थी। इन्हीं सब असुविधाओं के कारण लाक कहता है कि व्यक्ति सामाजिक समझौता करते हैं। प्रश्न संख्या 43 है कि जॉन लाक ने किस में अंतर किया है? राज्य तथा सरकार में, राज्य तथा संप्रभुता में, राज्य तथा संघ में, राज्य तथा जनसंख्या में। तो जॉन लाक राज्य और सरकार में अंतर करता है। देखिए, जॉन लाक राज्य और सरकार में अंतर करता है। प्राकृतिक अवस्था जो विवेकशीलता, सौहार्द, प्रेम, तनाव मुक्त का था, जो प्राकृतिक कानूनों के हिसाब से संचालित होता था, उस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य ने असुविधाओं से मुक्ति पाने के लिए सामाजिक समझौता करके राज्य का निर्माण किया। लाक मानता है कि जो मनुष्य है वह दो तरह का समझौता करता है। एक आपस में समझौता करता है जिससे राजनीतिक समाज का जन्म होता है या नागरिक समाज का जन्म होता है, और फिर नागरिक समाज के जो सदस्य होते हैं वे परस्पर मिल करके सरकार और स्वयं समझौता करते हैं, तो सरकार या राज्य की स्थापना होती है, जिसके अंतर्गत लाक सरकार को एक ट्रस्ट की भांति मानता है। कहता है कि
यदि जो है जो लॉक का सरकार है, एक ट्रस्ट है, वह अपने ट्रस्टियों से सीमित है। प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करने के बाद व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह नई सरकार की स्थापना कर दे, पुरानी सरकार को बदल करके। लॉक अपने सामाजिक समझौते में संविदा के स्थान पर ट्रस्ट का प्रयोग करता है। लॉक ने अपने दर्शन में कहीं पर भी संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसके स्थान पर उसने सर्वोच्च शक्ति, क्या सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग करता है। 44, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है? ए ग्राहम बेल्स, बी लास्की, सी लीकॉक और डी हॉब्स। इसमें जो उत्तर सही है वह है ग्राहम बेल्स। तो आप देखिए कि आधुनिक व्यक्तिवाद है क्या। 19वीं शताब्दी में जो व्यक्तिवादी विचारधारा थी, जो व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानती थी, व्यक्ति के विवेक को महत्वपूर्ण मानती थी, जो मानती थी कि व्यक्ति अपने मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है, राज्य को केवल पुलिस राज्य की भूमिका को निभाना चाहिए, व्यक्ति के मामलों में राज्य को हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, उसी व्यक्तिवादी विचारधारा के खिलाफ एक और विचारधारा आती है, आदर्शवादी विचारधारा, जिसमें हीगल, कांट, ग्रीन इत्यादि आते हैं। तो यह आदर्शवादी विचारधारा जो आई, ये राज्य को शक्तिशाली बताई और व्यक्ति को जो है गौण माना। राज्य को जो इसने आदर्शवाद ने साध्य माना और व्यक्ति को साधन माना। राज्य ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, ऐसा जो है प्रत्ययवादी या आइडियलिस्टिक विचारधारा मानती है। इसी आइडियलिस्टिक विचारधारा, आदर्शवादी विचारधारा के प्रतिक्रिया स्वरूप आधुनिक व्यक्तिवाद यानी मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म का जन्म होता है, जो समष्टि व्यक्तिवाद कहलाई। यह अपने पहले वाले व्यक्तिवाद से बिल्कुल अलग थी। यह व्यक्ति के स्थान पर समूह या संवासों की महत्व पर बल देता है, जैसे बहुलवादी देते हैं। यह बहुमत आधारित जो आधुनिक व्यक्तिवाद है, यह बहुमत आधारित संसदीय व्यवस्था में अविश्वास इसका है, क्योंकि इसमें अल्पसंख्यकों की उपेक्षा हो जाती है। यह राज्य की उपयोगिता पर संदेह करता है तथा संघों या समूहों की उपयोगिता पर बल देता है। जो आधुनिक व्यक्तिवाद है, इसके प्रणेताओं में सर नॉर्मन एंजल का नाम पहले नंबर पर आता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द ग्रेट इल्यूजन। इसमें राज्य को इन्होंने बताया कि राज्य एक प्रशासकीय यंत्र है। ग्राहम बेल्स, द ग्रेट सोसाइटी इनकी पुस्तक है। इसमें इन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के स्थान पर व्यवसाय या वृत्ति के आधार पर, जैसे श्रेणी समाजवादी मानते हैं, निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित करने का सुझाव दिया है। बेलाक नामक विद्वान है, ए द सर्वाइवल स्टेट इनकी पुस्तक है, और मिस फॉलेट भी आधुनिक व्यक्तिवादी हैं। इनका द न्यू स्टेट पुस्तक है, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 45 है कि ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया है, उसी समय उन्होंने हमें स्वतंत्रता प्रदान की, यह कथन किसका है? ए एडम स्मिथ, बी गांधी, सी नेहरू, डी जेफरसन। तो यह उत्तर सही है, डी जेफरसन। जेफरसन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे। अमेरिकी घोषणा पत्र 1776 के जेफरसन मुख्य लेखक थे। इन्होंने माना कि मनुष्य अपने जन्म के साथ कुछ अधिकार पाता है, और वह अधिकार जो होता है वह ईश्वर का दिया हुआ
होता है, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज प्रमुख है। शासन का जो प्रमुख उद्देश्य है व्यक्ति के इन्हीं अधिकारों की रक्षा करना है। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो व्यक्ति को सरकार का विरोध करने का अधिकार है। प्रश्न संख्या 46, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत निम्न में से किस विद्वान का नाम जुड़ा है? ए लॉक, बी रूसो, सी ग्रीन, डी वेंथम। इसमें जो उत्तर सही है लॉक। लॉक जो है यह प्राकृतिक अवस्था की बात करता है। प्राकृतिक अवस्था, और इस प्राकृतिक अवस्था में वह प्राकृतिक अधिकार की बात करता है। प्राकृतिक अधिकार, और यह प्राकृतिक अधिकार जो है यह है स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार और संपत्ति का सृजन व्यक्ति लॉक मानता है कि अपने श्रम से करता है। व्यक्ति जिस चीज़ में अपना श्रम विकसित कर देता है तो वह संपत्ति उसकी निजी संपत्ति बन जाती है। इस संपत्ति के अधिकार को लॉक जो है पवित्र अधिकार मानता है, और इसमें जो है जीवन और स्वतंत्रता दोनों अधिकारों को शामिल कर देता है। प्राकृतिक व्याख्या को देखिए कि प्राकृतिक अधिकारों का नाम मुख्य रूप से किससे जुड़ा है? जॉन लॉक से है। प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही, यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए ही सामाजिक समझौते का सिद्धांत आता है। मनुष्यों को प्राकृतिक अवस्था में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार था। लॉक का संपत्ति अधिकार इतना विस्तृत है कि इसमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल हो जाता है। जहाँ तक रूसो की बात है, उसकी प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? नोबल सेविज थी, और मनुष्य विवेक की बजाय भावनाओं से संचालित होता था। जनसंख्या और संपत्ति जैसे ही मनुष्यों के जीवन में आया वैसे ही प्राकृतिक जीवन स्थिर नहीं रहा, छिन्न भिन्न हो गया। अतः उस प्राकृतिक जीवन को पुनः प्राप्त करने के लिए रूसो का सामाजिक समझौता होता है, और रूसो कहता है बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। प्रश्न संख्या 47 है, लिबर्टी शब्द लिया गया है लाइबेल, लिंगुआ, लाइबर, लिब्रा। तो यहाँ पर लाइबर जो शब्द है इसी से जो है लिबर्टी शब्द लिया गया है। लिबर्टी जो शब्द है लाइबर, यह जो है लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। यानी बंधनों का अभाव, स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें कोई विवेकशील या विवेक संपन्न व्यक्ति अपने लिए जो उचित समझता है वह करने तथा उसके क्रियाकलापों पर किसी प्रकार का नियंत्रण ना हो तो वह स्वतंत्र माना जाएगा। स्वतंत्रता के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, एक नकारात्मक स्वतंत्रता का विचार, दूसरा सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार। नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक मानते हैं कि राज्य को व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक मानते हैं कि राज्य को व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। व्यक्तिवादी विचारक स्वेच्छातंत्रवादी नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं, वहीं पर आदर्शवादी समुदायवादी आदि सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। शीले नामक विद्वान कहता है स्वतंत्रता अतिशासन का क्या है? विरोधी है। लास्की कहता है कि स्वतंत्रता
उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास कर सके। मैकेंजी नामक एक विद्वान है, वह कहता है कि स्वतंत्रता अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर युक्त यानी उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। प्रश्न संख्या 48, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका है? टी.एच. ग्रीन, लॉक, मैकाइवर, हॉब्स। तो यह कथन है लॉक का। विकल्प संख्या बी सही है। लॉक मुख्य रूप से संवैधानिक राज्य या सीमित राज्य का समर्थक था। वह कहता है कि विधि के शासन को संवैधानिक राज्य में ही अपनाया जाता है, जिसके अंतर्गत शासक और शासितों को समान रूप से कानूनों का पालन करना होता है। लॉक मानता है कि जहां कानून का अंत होता है वहां अत्याचार प्रारंभ हो जाता है और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ही विधियों का होना, कानून का होना अति आवश्यक है। प्रश्न संख्या 49 है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। यह कथन है ग्रीन, बी जे.एस. मिल, सी डी.जी. कोल और डी जो है लास्की। तो यह सी जी.डी.एच. कोल का कथन है। आर्थिक समानता के मुख्य रूप से दो अर्थ हैं। पहला अर्थ जो है वह है संपत्ति की समानता। इसमें तर्क दिया जाता है कि जब तक समाज के सभी लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान पूरा नहीं हो जाता है, तब तक किसी को भोग और विलासिता का अवसर नहीं दिया जा सकता, यानी विलासिता के साधनों को प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। दूसरा बात आर्थिक समानता में आता है कि उद्योगों में प्रजातंत्र। उद्योग केवल पूंजीपतियों के हाथों में न रहें, बल्कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भी भागीदारी होनी चाहिए। अब बात राजनीतिक स्वतंत्रता की कर लेते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि राज्य की गतिविधियों में व्यक्ति की बिना लिंग, भेद, जाति के अंतर के भाग लेने की अधिकार या भाग लेने की भागीदारी, जैसे निर्वाचित होने, मत देने, शासन को प्रभावित करने की शक्ति। एक व्यक्ति आर्थिक यदि उसकी परिस्थितियां विपरीत हैं तो ये राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता है। किसी व्यक्ति के राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए कम से कम या न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण होना जरूरी है। अतः जी.डी.एच. कोल ने ठीक ही कहा है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? एक भ्रम है। लास्की भी कहता है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती है। 50, निम्न में से किस एक विचारक ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक बताया? ए लॉर्ड एक्टन, बी मैकाइवर, सी मैकियावेली, सी डी टाकविले। तो इसमें जो है पूरक जो बताते हैं ये मैकाइवर हैं। पूरक क्यों कि मैकाइवर स्वतंत्रता और समानता दोनों के पक्षधर हैं। लॉर्ड एक्टन, मैकियावेली, टाकविले ये जो हैं तो समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। लॉर्ड एक्टन हो गए, टाकविले हो गए, बर्लिन हो गए, हेयक, फ्रीडमैन, ये स्वतंत्रता समानता विरोधी मानते हैं। लास्की, पोलार्ड, आर्चटानी, आशीर्वादम, मैकाइवर स्वतंत्रता समानता को पूरक मानते हैं। पोलार्ड नामक विद्वान कहता है कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल समानता में निहित है। रूसो कहता है कि समानता के बिना स्वतंत्रता कायम नहीं रह सकती है। टानी नामक विद्वान कहता है कि समानता का बहुत बड़ा भाग स्वतंत्रता विरोधी ना होकर उसका पूरक है। और लास्की कहता है कि समानता क्या है? यह अनुपात की समस्या है। 51 नंबर प्रश्न है, एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का एक मौलिक अंग है। यह कथन किसका है? ए रॉल्स का, बी एक्टन का, सी टानी का, डी जे.एस. मिल का।
तो इसमें जो उत्तर सही है वह है राल्स ए। राल्स ने न्याय का सिद्धांत दिया है जिसका प्रतिपादन उसने अपनी पुस्तक थियरी ऑफ जस्टिस में किया है और थियरी ऑफ जस्टिस का प्रकाशन 1971 में हुआ है। राल्स ने प्रगति बनाम न्याय की बहस में न्याय का पक्ष लिया है। राल्स ने अपने न्याय को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहा है। प्रक्रियात्मक न्याय का अर्थ है कि इसके अंतर्गत न्याय के जो सिद्धांत सर्वसम्मत से स्वीकार किए जाएंगे उसके बाद वितरण की जो व्यवस्था अस्तित्व में आएगी वह न्यायपूर्ण होगी। अतः राल्स ने न्यायपूर्ण वितरण व्यवस्था के लिए सामाजिक अनुबंध के तर्क प्रणाली की सहायता ली है। वह एक मूल स्थिति की कल्पना करता है जिसमें व्यक्ति अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं, जो विवेकशील करता है किंतु अपनी योग्यताओं और हितों को नहीं जानते। अतः ये अपने जब समझौता होगा तो अपने हितों के लिए अधिकतम वृद्धि का तरीका ढूंढते हैं किंतु वे कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है। इसलिए उस समझौते में जो हीनतम स्थिति में होगा उसके लिए वह अधिकतम लाभ की मांग करेंगे। इससे एक न्याय का नियम अस्तित्व में आता है। पहला आता है समान स्वतंत्रता का नियम, सबको स्वतंत्रताएं समान रूप से मिलनी चाहिए। दूसरा अवसर की समानता, सारे लोगों को अवसर की समानता मिलना चाहिए। और तीसरा भेदमूलक नियम। भेदमूलक नियम कहता है कि जब तक यह सिद्ध ना हो जाए कि हीनतम स्थिति वाले यानी सबसे निचले वर्ग को अधिकतम लाभ नहीं प्राप्त होता है तो समान वितरण को अनुमति नहीं दी जा सकती है। अगर यह सिद्ध हो जाए कि हीनतम स्थिति वाले को अधिकतम लाभ होता है तो समान वितरण की बात की जा सकती है। प्रश्न संख्या 52 है कि दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा किसकी? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसमें उत्तर है जयप्रकाश नारायण। दल विहीन प्रजातंत्र एक ऐसी प्रणाली है या व्यवस्था है जिसमें राजनीतिक दल के आधार पर राजनीति नहीं होती बल्कि इसका आधार व्यक्ति का चरित्र, उसकी योग्यता, जनता से सीधा संबंध। इसका उद्देश्य राजनीति में जो भ्रष्टाचार है, जो दलगत स्वार्थ है, जो संघर्ष हो रहा है, जनता की वास्तविक समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं, इन सब का समाधान करना। 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन लोकतंत्र की वकालत की थी। दल विहीन लोकतंत्र महात्मा गांधी और विनोबा भावे आज भी इसके समर्थक हैं। स्थानीय स्तर पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक थे। वर्तमान अनेक राज्य में जो पंचायती राज संस्थाएं वर्तमान में लागू हैं, इनका जो चुनाव होता है वे दल के आधार पर नहीं बल्कि वे दल विहीन हैं, वे दलगत राजनीति से मुक्त हैं। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? जनमत संग्रह, उपक्रम, दबाव समूह और लैंड्सजिमेंटे। इसमें ये तीनों जो हैं, ये जो है जनमत के, ये जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। क्या? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रजातंत्र के क्या हैं? साधन हैं। किंतु जो दबाव समूह है इन्हें हित समूह भी कहते हैं। हित समूह जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, शक्ति नहीं प्राप्त करते हैं, सत्ता में नहीं जाते हैं, लेकिन सत्ता को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें उत्तर जो सही होगा वह होगा दबाव समूह। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में अपनाए जाते हैं, जिसमें पहला है लैंड्सजिमेंट। लैंड्सजिमेंट में क्या होता है कि यह एक स्विट्जरलैंड में प्रथा है। इसमें जनता एक खुले मैदान में उपस्थित होती है और किसी मुद्दे पर अपना हाथ उठाकर अपना मत, राय या समर्थन देती है। इनिशिएटिव या आरंभक जिसको कहते हैं कि किसी
एक विशेष संख्या जो है कानून बनाने के लिए विधायिका से पहल करके कहे कि आप इस विषय पर कानून बनाएं, इसे आरंभक रेफरेंडम को लोक निर्णय भी कहा जाता है। किसी कानून या संविधान के संशोधन पर जनता का राय रेफरेंडम कहा जाता है। प्लेबिसाइट है किसी सीमावर्ती क्षेत्र विशेष का विलय किस देश में हो, इस पर जनता की राय, जैसे जम्मू कश्मीर पर जो है प्लेबिसाइट हुआ था। जम्मू कश्मीर पर प्लेबिसाइट की मांग की जाती है। अब यहाँ पर ये जो चारों हैं ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधन हैं जो वर्तमान में स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में अपनाए जाते हैं। राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, कोई भी स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता है। यह कथन किसका है? ये ब्राइस, बी लास्की, सी गार्नर और डी मैक्स वेबर। तो यह ब्राइस का कथन है। विकल्प संख्या ए सही है। राजनीतिक दल वास्तव में है क्या? राजनीतिक दल ऐसा संगठित समूह है जो समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से मिलकर बनता है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना होता है, उसे बनाए रखना होता है, जिससे वह अपनी नीतियों, अपने कार्यक्रमों को लागू कर सके। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक है ब्राइस की। इसमें उसने राजनीतिक दलों की अपरिहार्यता पर बल दिया था। राजनीतिक दल की प्रमुख विशेषताएं एक संगठित समूह होते हैं, राजनीतिक दलों का समान उद्देश्य होता है, इनकी एक निश्चित विचारधारा होती है, इनके मन में सत्ता प्राप्त करने की इच्छा होती है, इनके विस्तृत नीतियां और कार्यक्रम होते हैं, ये चुनाव लड़ते हैं, जनता से संपर्क, जनमत आदि का कार्य करते हैं। 55 निम्न में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स की नहीं लिखी गई? कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है द कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट। इसमें नहीं लिखी गई है। यह है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। इसको किसने लिखा है? लास्की ने। आगे बढ़ते हैं कि कार्ल मार्क्स की कई पुस्तकें हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख पुस्तकों की हम चर्चा कर लेते हैं। पहली पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। इसको मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर लिखा था और इसमें इन्होंने नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए जंजीरों के सिवाय कुछ भी नहीं है। इन्होंने पूंजीपति के विनाश के लिए इसी पुस्तक में क्रांति के प्रति आह्वान किया था। दूसरा पुस्तक है कि 1867 में दास कैपिटल। इस पुस्तक का प्रकाशन एंगल्स ने कार्ल मार्क्स के मृत्यु के बाद किया था। इस पुस्तक में मार्क्स ने पूंजीवाद, अतिरिक्त मूल्य और वर्ग शोषण का विश्लेषण किया है। जर्मन आइडियोलॉजी 1846 में मार्क्स की लिखी पुस्तक है। इसको भी इसने एंजल के सहयोग से लिखा। इसमें मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद यानी इतिहास की आर्थिक व्याख्या, इतिहास की आर्थिक व्याख्या का वर्णन किया है। द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में, इसमें पुस्तक में मार्क्स ने आधार और अधिसंरचना का वर्णन किया है। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 में लिखी गई। इसने प्रोधा के फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी के विचारों की आलोचना है। क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, इस पुस्तक में मार्क्स ने साम्यवादी समाज का वर्णन किया है। द एंटीथ ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट, इसमें मार्क्स ने वर्ग संघर्ष और राजनीतिक घटनाओं का चित्रण किया है। 56 मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत किससे लिया? एंजल्स, हेगल, ओवेन, रिकार्डो। इसमें जो उत्तर सही है बी, यह है हेगल।
तो आप देखिए द्वंद्ववाद है क्या। द्वंद्ववाद एक ऐसी स्थिति है जिसमें विचारों, घटनाओं और प्रक्रियाओं में परस्पर संघर्ष होता है और संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक नई स्थिति का जन्म होता है। कार्ल मार्क्स ने अपना द्वंद्वात्मक सिद्धांत हीगल से लिया। हीगल ने जो विकास या परिवर्तन का तत्व माना वह विचार या प्रत्यय तत्व माना, और हीगल कहता है कि वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से यही प्रत्यय जो है आगे बढ़ता है, जो उच्चतम या श्रेष्ठतम रूप प्राप्त करता है। इसके विपरीत कार्ल मार्क्स परिवर्तन का कारक पदार्थ में अंतर्निहित शक्तियों को या अंतर्निहित विरोध को मानता है, जिसके टकराहट फलस्वरूप वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से विकास आगे बढ़ता है। द्वंद्ववाद की विशेषताएं होती हैं कि विकास जो होता है वह विरोध के आधार पर ही होता है, और जब द्वंद्व होगा, जब विरोध होगा तो परिवर्तन होगा, और यह परिवर्तन गुण का मात्रा का गुण में परिवर्तन होता है। इसमें निषेध का निषेध हो करके आगे परिवर्तन होता है, और इसमें भौतिकवादी दृष्टिकोण को प्रश्रय दिया जाता है। 57 है कि लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं, अन्य लोग उन्हें एक दुष्ट मानकर घृणा करते हैं। यह कथन किसका है? मैक्सी, सेवाइन, पापर, ओक्सार्ड। तो यह कथन मैक्सी का है। कार्ल मार्क्स ऐसे एक विचारक हैं जिन्होंने समाज, इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाला। कार्ल मार्क्स पूंजीवादी समाज के शोषणवादी वृत्ति का गहन विश्लेषण करते हैं और मजदूरों को एक हो जाने कर और क्रांति का आह्वान करते हैं और उसी के माध्यम से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने एक साम्यवादी समाज की कल्पना की। इस साम्यवादी समाज में ना तो राज्य होगा, ना तो शोषण होगा। इसी कारण मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए मार्क्स ने बात की। इस तरह वामपंथी जो विचारधारा के लोग हैं, मजदूर हैं, ये मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं, किंतु उदारवादी, पूंजीवादी विचारधारा के लोग मार्क्स को एक सर्वाधिकारवादी, लोकतांत्रिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुश्मन मानते हैं। प्रश्न संख्या 58 है, सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक रूसो, कांट, लाक, बोधा। तो इसमें उत्तर सही है लाक। सीमित सरकार क्या है? सीमित सरकार वह व्यवस्था है जिसमें सरकार की शक्तियां कानून द्वारा नियंत्रित होती हैं। सीमित सरकार को जो उद्देश्य है सत्ता का दुरुपयोग ना हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन ना हो, सीमित सरकार को संवैधानिक सरकार भी कहा जाता है। सीमित सरकार में संविधान का पालन, कानून का शासन, शक्ति का विभाजन, मौलिक अधिकारों की रक्षा, उत्तरदायित्व, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होती है। निम्न में से बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और क्यूबा। क्यूबा में बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती। बहुदलीय व्यवस्था है क्या? बहुदलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें 2 से अधिक राजनीतिक दल होते हैं और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव में भागीदारी करते हैं, परस्पर संघर्ष या प्रतिस्पर्धा करते हैं। बहुदलीय प्रणाली की कई विशेषताएं हैं, जिसमें है कि इसमें अनेक राजनीतिक दलों की उपस्थिति होती है। ये परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं सत्ता की प्राप्ति के लिए। बहुदलीय प्रणाली में गठबंधन के सरकार होने की संभावना अधिक होती है। बहुदलीय प्रणाली में अलग अलग क्षेत्रीय दल होते हैं, जिससे क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधित्व और हितों का प्रतिनिधित्व सरकार में होने की संभावना अधिक होती है। जनता की भागीदारी की संभावना अधिक होती है, किंतु सरकार की अस्थिरता भी हो सकती है, और यह लोकतांत्रिक बहुलवाद का प्रतिबिंब भी बहुदलीय प्रणाली होती है। 60वां प्रश्न में से कौन सा सही नहीं मिलान किया गया है? ये है J.S. मिल, पॉलिटिकल इकोनॉमी, टॉकविले, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, हेगल, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, लेनिन, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी यह पुस्तक जो है यह मार्क्स की है, यह हीगल की नहीं है। आप देखिए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल, यह पुस्तक कार्ल मार्क्स की है।
तो इस तरह आपने प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 60 तक का अध्ययन और सर्वमान्य उत्तर देखा। धन्यवाद।